आप सबका फिर से स्वागत है अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को लेके। चक्रवृद्धि ब्याज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और सक्षमता परीक्षा के लिए और बीपीएससी जो अभी हमारा होने वाला है थ्री, तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे भी सवाल आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन क्योंकि अब तक जो बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें साधारण ब्याज पे प्रश्न नहीं है, तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि साधारण ब्याज करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पे चले जाएंगे। बस थोड़ी सी साधारण ब्याज के बारे में आपको बता देते हैं। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए और कॉपी कलम खोल लीजिए, हम बिल्कुल आपको कराने जा रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथी और बीपीएससी के अभ्यर्थी भी लगता है कि अपनी तैयारी में थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वीडियोस पे कम जा पा रहे हैं, ये जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल क्लासेस रेगुलर लेते रहिए, रेगुलर हम आपके लिए लगे पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी चलते रहिए हमारे साथ साथ, एकदम ढीले मत पड़िए। चलिए देखिएगा, हम सबसे पहले साधारण ब्याज आपको बताते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है साधारण ब्याज में। कुछ, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम ऐसा है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा, अक्सर प्रयोग किया जाएगा। जैसे मूलधन, जी मूलधन, उसको हम ऐसे लिखते हैं मूलधन। हाँ, मूलधन होता है जितना पैसा उधार लिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन। ये हो गया। अब जिस रेट से लिया जाता है, जिस दर पे लिया जाता है कि 100 रुपए किसी से उधार लिया गया, 10% के दर से लिया गया, तो ये ब्याज की दर है 10%। तो इसको दर बोलते हैं, दर, जिसको प्रतिशत में लिखा जाता है। ठीक है, दर किसमें हम लोग लिखते हैं? प्रतिशत में। एक समय होता है कि 100 रुपए किसी से उधार लिया गया, कितने समय के लिए लिया गया? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है। समय को हम लोग टी से लिखते हैं, साधारण ब्याज के अंदर समय को टी से लिखते हैं। ठीक है, और ब्याज को हम लोग एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला बनता है ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला बनता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये 100 देखे, ये समय लिखा गया है। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये ब्याज है। जैसे 100 रुपए किसी से उधार लिया गया तो मूलधन 100 हो गया। समय 2 साल के लिए तो 2 दे देंगे यहां पे। दर, किस दर पे लिया गया? दर हमेशा प्रतिशत में होगा, 10%, 5%, जो भी रहे वो यहां डालिए, बचे 100। हल कर दीजिए, जितना आएगा वो ब्याज की राशि होगी। हो गई बात। अब अगर ब्याज की राशि जाके मूलधन में मिल जाता है, सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 10 रुपए ब्याज आया, 100 रुपया उधार लिया गया, 10% के दर पे लिया गया, 1 साल के लिए 10 रुपया ब्याज आता है, मान लेते हैं। ब्याज तो 10 रुपया हो गया, 100 रुपया मूलधन था, तो 100 रुपया प्लस ब्याज 10 रुपया जोड़ के 110 रुपया हमको 1 साल के बाद रिटर्न करना है, वापस करना है। तो 110 मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। ठीक है, उसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ऐसे मिश्र धन। जी, अंग्रेजी में इसको अमाउंट बोलते हैं, AMOUNT, अमाउंट। तो अमाउंट को ए से लिखते हैं, अमाउंट। ए बराबर पी, प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI, दोनों जोड़ दीजिए, ए बराबर पी प्लस SI। तो ये पूरा साधारण ब्याज से मुतालिक बहुत आसान बात थी। ध्यान देने वाली बात क्या है? मान लीजिए कि 100 रुपए उधार लिया गया है, 10% के दर पे लिया गया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अगर हम वापस करते हैं तो 110 रुपए कुल वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? बाय द वे, किसी वजह से 1 साल के बाद हमको पूरा पैसा नहीं हो पाया, हम नहीं दे पाए उसको, तो दूसरे साल में चला जाएगा ब्याज। अब दूसरे साल के अंत में फिर जाकर के जो ब्याज की राशि जोड़ी जाएगी, उसको जो कैलकुलेट किया जाएगा,
वो फिर मूलधन 100 रुपए ही पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 100 रुपए ही हम उधार लिए हैं। तो हर एक साल के बाद जब भी ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो 100 रुपए पे ही होगा। तो पहले साल ब्याज 10 रुपए हुआ, ब्याज प्लस मूलधन 110 रुपए मिश्र धन देना पड़ा। दूसरे साल के लिए भी 10 रुपए ब्याज आएगा, तीसरे साल के लिए भी 10 ही रुपए ब्याज आएगा, क्योंकि मूलधन हर साल वही 100 ही रह जाता है। तो मान लेते हैं 5 साल के बाद देंगे तो 5 साल का ब्याज 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए होता है, और 100 रुपए जो लिया गया है एक्स्ट्रा, वो मतलब मूलधन के तौर पे जो लिया गया 100 और प्लस 50 जो टोटल 5 साल का ब्याज है, तो टोटल 5 साल के बाद 150 रुपए ही देना है। इस तरह के ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। समझ आ गया? तो यही एक सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 मिश्र धन। ये थोड़ी सी बात हम साधारण ब्याज के तौर पर कर लिए हैं। अब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक है, चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है समझिएगा, सुनिएगा। इसमें भी जो पैसा उधार लिया जाता है उसको मूलधन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है। और जिस दर पे लिया जाता है, यहां पे भी दर प्रतिशत को आर से लिखते हैं। पी हो गया आपको मूलधन, आर हो गया रेट परसेंट, प्रतिशत में लिखते हैं। टाइम समय को यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, एन से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। एन क्या है? यहाँ पे समय है, टाइम है, टाइम है, एन टाइम है। रेट जिसको दर कहते हैं ये आर है, और मूलधन को पी से लिखते हैं, मूलधन ये पी से लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, और यहां पे भी मिश्र धन को हम लोग ए से लिखते हैं। ए मिश्र धन क्या होता है? ए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सब तो हुआ कि ये सब टर्म है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा पढ़ने के दौरान। लेकिन असल चीज है समझना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज तो हमने आपको समझा दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज को समझिएगा। 100 रुपए किसी से उधार लेते हैं 10% के रेट से, 10% का दर है, सालाना वार्षिक हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। एक साल के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर है 110 रुपए आएगा। टोटल 110, मिश्र धन 110, मतलब मूलधन और जो 10 रुपए ब्याज की राशि दोनों जोड़ करके 110 रुपए एक साल के बाद देना है। मान लेते हैं किसी वजह से हमारे पास 110 रुपए नहीं हो पाया, हम नहीं दे सके जिससे उधार लिए। अब जो दूसरे साल ब्याज जो कैलकुलेट होगा, जो ब्याज की गणना की जाएगी, वो 100 रुपए पे नहीं बल्कि 110 रुपए पे गणना की जाएगी। अब क्या होता है कि जो शुरू में मूलधन लिया गया और ब्याज की राशि मिला के जो मिश्र धन है, अभी इस वाले साल का मिश्र धन है, वो अब अगले वाले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। अब जब भी ब्याज की गणना की जाएगी वो मिश्र धन पे, पिछले साल के मिश्र धन पे की जाएगी, मूलधन पे नहीं की जाएगी। अब गणना की जाएगी 110 रुपए पे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या होता है, 110 रुपए पे गणना किया गया। अब 110 रुपया फिर हो गया आपको मूलधन, दर वही आपका 10% है, फिर एक साल का समय और आप लिए, फिर एक साल के अंदर हम इसको जो है हिसाब लगाए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अब फिर साधारण ब्याज के ही सूत्र पे अगर हम निकालें, 110 गुना 10 गुना समय एक साल बटे ये 11 रुपए ब्याज आ रहा है। मूलधन 110 रुपए था, 110 में फिर 11 रुपए जोड़ दीजिए, अब आ गया 121 रुपए। अब आपको कितना देना है दूसरे साल के अंत में? 121। फिर आप किसी वजह से देने में फेल हो गए, 121 रुपया आप नहीं दे पाए, तो अब जो तीसरे साल में फिर ब्याज की गणना की जाएगी वो फिर 100 रुपए पे नहीं, 110 रुपए पे नहीं, बल्कि 121 रुपए पे गणना की जाएगी। अब ये कहा जाएगा कि आपने उधार 121 रुपए लिया है। इससे पता ये चला कि हर साल आपकी जो मूलधन की राशि है वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बैंक वगैरह से जो उधार पैसा लिया जाता है ब्याज पर, जो हम कहते हैं ना लोन ले लेते हैं, बैंक से जो लोन लिया जाता है, बैंक से चाहे घर बनाने के लिए लोन ले लें, बैंक से चाहे गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लें, बैंक से चाहे पढ़ाई करने के लिए लोन ले लें, किसी भी तरह का लोन लें बैंक से, तो बैंक हमको साधारण ब्याज नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज पे
देता है। इसी वजह से हम लोगों के पास आप देखे होंगे कि 1 लाख रुपए बैंक से लिया और अगर टाइम टू टाइम वो नहीं अपने किस्तों को अदा कर रहा है तो ब्याज की राशि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान थक हार जाता है। इसी तरह से बिजली का बिल है, बिजली का बिल जो आता है हमारे पास, अगर हम हर महीने नहीं देते हैं तो होता क्या है कि यही राशि हर अगले महीने के लिए वो मूलधन की राशि बढ़ती चली जाती है। इसलिए कि ब्याज की जो गणना की जाती है वो साधारण नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना होती है। इसलिए ये सब बात समझने की है। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर है। साधारण ब्याज में मूलधन की राशि हर साल बदलती नहीं थी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन की राशि हर साल क्या होती है, बदल जाती है। हर पिछले साल का मिश्रधन वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कुछ पैसा बैंक से लिया गया, ठीक है, कुछ राशि बैंक से उधार के तौर पर ली गई है और दर प्रतिशत भी कुछ है दिया हुआ, 1 साल के लिए लिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा। कोई भी राशि अगर आप बैंक से लेते हैं, जो राशि बैंक से ली गई, जितने दर पे ली गई, जितने समय के लिए ली गई, समय मान लेते हैं पहले साल में एक ही है, 1 साल के लिए, साधारण ब्याज पे लें और चक्रवृद्धि ब्याज पे लें तो पहले साल के लिए दोनों ब्याज बराबर होता है। याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम राशि पर जो उधार लिया गया है, सेम दर पर 1 साल के लिए दोनों बराबर होगा। क्लियर? लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए राशि लें तो साधारण ब्याज कम होगा और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सदैव ज्यादा होगा। इस पे प्रश्न बन जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुछ राशि बैंक से उधार लिया गया है, दर समान है, 2 साल के लिए लिया गया है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कौन सा ब्याज अधिक होगा? तो हम बोलेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होगा। हाँ, अगर 1 साल के लिए लिया गया है तो दोनों ही ब्याज बराबर होगी। तो समझ में आ रहा है आपको जो हम समझा पा रहे हैं? चलिए, तो इस तरह से हम लोग साधारण ब्याज को थोड़ा सा इसकी परिचय देख लिए, चक्रवृद्धि ब्याज की परिचय देख लिए। अब हम आपको सूत्र बता रहे हैं कि असल है कि टॉपिक को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, जो प्रश्न हमारे पास आएगा उसको हल कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होती है। तो हल करने के लिए बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, बस एक फॉर्मूला है हमारे पास, मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। जी, इसमें देख लीजिए, A मिश्रधन है मतलब अमाउंट, P मूलधन है, ये मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर R दर है बटे 100, अब पावर समय, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चाहे जो भी हो जाए। मान लेते हैं किसी से 100 रुपए उधार लिया गया तो प्रिंसिपल 100 रुपए हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, ठीक है। और 2 साल के लिए लिया गया तो टाइम में लिखेंगे 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष का टाइम है, ये ईयर लिखे हैं समझे। उसके बाद एन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है मतलब दर है 10% का। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 2 साल के बाद कुल कितनी राशि अदा की जाएगी, तो 2 साल के बाद जो राशि अदा की जाएगी वो अमाउंट कहलाएगा, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो लिखेंगे अमाउंट ए बराबर, यही सूत्र लगाएंगे, पी मूलधन कितना है 100, यहां लिखेंगे 100 गुणा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दर 10% वार्षिक है, याद रखिएगा वार्षिक दर है, और उस पर ये पर एनम लिख लीजिए, 10% पर एनम मतलब वार्षिक, मतलब ब्याज की जो गणना हो रही है वो वार्षिक हो रही है, वार्षिक हो रही है मतलब सालाना हो रही है, साल में एक बार होगी। उसके बाद समय कितना है n 2, ऊपर 2 डाल दीजिए। इसको अब हल करना है, मान लेते हैं ये 1000 हो गया, 0 से 0 कट गया, 10 और 1 11 हो गया, 11 पे पावर 2 है तो 2 बार 11 लिख लिया, नीचे 10 पे पावर 2 है तो 2 बार 10 लिख दिया। अब इसको हल कर दीजिए, 2 0 कट गया, 11 11 121 होता है, 1 0 बैठा दीजिए, तो अमाउंट हो गया ये 1210 रुपया। मतलब 2 साल के बाद अगर हम किसी से 1000 ले लिए, क्या नहीं 1000 नहीं 100 रुपए है तो यहाँ 100 ही लीजिए, 100 ले लिए थे, चलो मानिए 100 ही लीजिए, 2 0 कट गया तो 11, ये दोनों 0 कट गया, 11 121 हो गया, 121 रुपया। देखिए 100 रुपए उधार लिए और 2 साल के बाद कितना देना पड़ रहा है, 121। समझ में आ गया? अच्छा ब्याज कितना होगा बोलिए,
तो ब्याज अगर निकालना है तो हम लिखते हैं CI बराबर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यही दो सूत्र है। इस दो सूत्र से हम तमाम तरह के प्रश्नों को हल कर देते हैं। बस थोड़ा सा सूत्र में चेंजिंग कब आती है, जब दर, जो ब्याज का दर है वो वार्षिक ना हो करके अर्धवार्षिक हो जाए या फिर क्वार्टरली हो जाए। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, हर 3-3 महीने पे हिसाब होने लगे, तब थोड़ा सा सूत्र में चेंजिंग आ जाती है। क्या चेंजिंग आती है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। पहले इस सूत्र को आप आसानी से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर जो हम प्रश्नों को हल करेंगे आपके बात समझ में आएगी। तो चलिए हम दूसरे तरफ चलते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर ब्याज की गणना की जाए, उसमें दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वार्षिक ना हो, अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, तो क्या होता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला बनता है, अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये तो सूत्र जो है वार्षिक का सूत्र है, ये रहेगा ही रहेगा। अर्धवार्षिक, तो साल में कितना अर्धवार्षिक होता है, आधा साल, तो साल में 2 बार होगा, हर 6 महीने पे, साल में 2, तो समय को 2 से गुना कर देंगे, समय 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और दर को 2 से भाग दे देंगे, तो यहां पे भाग हो जाएगा, मतलब R बाई 2। ये हो जाता है जब दर अर्धवार्षिक हो। क्या हो, अर्धवार्षिक हो। ये सूत्र तब लगाएंगे जब दर प्रतिशत अर्धवार्षिक हो। ठीक है, चलिए, और एक सूत्र और है, जब दर तिमाही हो, तिमाही। ठीक है, चलिए देखते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। फॉर्मूला तो जो सूत्र जो है वार्षिक का वो यही है। अब देखना है कि साल में कितना तिमाही होगा, 3-3 महीने पे होगा तो साल में कै बार गणना होगी, 4 बार होगा ना, 4 या 12। तो समय को 4 से गुना कर देंगे और रेट को 4 से भाग दे देंगे, ऐसे। तो ये होता है जब दर तिमाही हो, तब जाकर के ये सूत्र लगेगा। तो इसी 2 सूत्र पे हमारा तमाम प्रश्न हल हो जाता है। इस पे बीपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं जी, अभी हम आपके सामने हल भी करेंगे बीपीएससी में आए हुए प्रश्न, और 1-2 फॉर्मूला है, टेक्निक, वो हम जब वो प्रश्न हमारे पास आएगा तो हम आपको वैसे फॉर्मूले पर भी डिस्कशन कर देंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अब कितना अच्छा प्रश्न हम लिए हैं। 2 वर्ष के अंत में 7100 रुपए की धनराशि, देखिए 2 वर्ष के अंत में, तो समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, हम लिख लेते हैं n बराबर 2 के अंत में 7100 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो ये 10%, तो प्रतिशत ही बता रहा है कि दर होगा, लिखा हुआ भी है, तो यहां लिखेंगे रेट 10% हो गया। समय 2 साल है, 7100 रुपए की धनराशि, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, P 7100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले आपको A निकालना होगा, मिश्रधन, तब जाके A माइनस P करेंगे तो CI आएगा। CI होता है A माइनस P। तो पहले A निकालेंगे कि मिश्रधन कितना आया, उसको P मतलब 7100 उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब भी A निकालेंगे वो 7100 से ज्यादा आएगा, जाहिर है मिश्रधन मूलधन से ज्यादा आएगा। तो चलिए अमाउंट A निकालते हैं। A का सूत्र यहां देखिएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि हम लोग बता दिए हैं आपको कि प्रति वर्ष हो रहा है, मतलब वार्षिक ब्याज की दर है। तो अमाउंट A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, यही सूत्र है। तो अमाउंट A बराबर P, प्रिंसिपल कितना है 7100 गुणे 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R देखिए कितना है 10%, तो 10 बटे 100, और इस पे पावर कितना है 2, बस इसको हल कर देना है। 1 0 कट गया, 7100 गुना ये 10 और ऊपर 1 मतलब एलसीएम लेते हैं तो 11 बटे 10, 11 का स्क्वायर है तो 11 गुना 11 बटे 10 गुना 10 हो गया।
2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट गया। अब ये आएगा 71 गुना 11 11 121। बस अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा और ए ले आके यहां डाल दीजिए, उसमें से पी माइनस कर दीजिए, मतलब जितना आएगा उसमें से 7100 रुपए माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया? ये अमाउंट ए आएगा, जितना भी आएगा ये आप कर लीजिएगा जी, वक्त ज्यादा लग जाता है, हम बस समझा दिए। ए आ गया। अब इस सूत्र में ए की जगह ये वाली वैल्यू और पी की जगह 7100, मतलब माइनस जितना आएगा उसमें से 7100 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर मिलाइएगा, सी आना चाहिए 1491। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। देखिए अब कितना अच्छा प्रश्न है ये। एक निश्चित ब्याज दर पर, देखिए ब्याज दर निश्चित है, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है। कोई भी राशि मान लेते हैं, राशि P है, मूलधन P है, 27 गुना हो जाता है। 27 गुना होने का मतलब 27 गुना P, 27P हो जाता है। P मूलधन ये 27 गुना हो गया, तो मूलधन ये 27 गुना हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये मिश्रधन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मिश्रधन। A बराबर 27P और मूलधन हो गया P, मूलधन P हो गया और ये A है, मान लीजिए ये A बराबर 27P। क्लियर है? और दर दिया है नहीं, बस लिखा है कि निश्चित दर है, मान लेते हैं दर R% है। ठीक है, कोई राशि 3 सालों में, तो समय कितना हो रहा है? n बराबर 3 सालों में 27 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात, मतलब ये R निकालना है। ठीक है, तो जाहिर है चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का पहले सूत्र लिखते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अब समझिएगा वार्षिक ब्याज की दर है, जब दर वार्षिक ब्याज की दर है तो सूत्र तो यही लगेगा। अब इसमें मान रखते हैं a बराबर कितना देगा? 27p, a की जगह लिख दिए 27p, यहां लिखिए 27p बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर n, n की जगह 3 साल है। अब इसको हल करिए, देखिए p से p कट गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो पावर 3 है अपना साइड छोड़ के इधर आएगा, क्यूब रूट बनेगा, बताए थे आपको, घनमूल बनेगा, तो 27 का घनमूल 3 होता है, तो हम सीधे लिखेंगे 3 बराबर, अब ये तो उधर चला गया, सीधे ये बचेगा 1 प्लस r बाई 100, यही बचेगा। अब ये जो +1 है उधर से इधर आएगा, -1 बनेगा, 3 - 1 2 बराबर r बचे 100। ठीक है, अब r निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, r बराबर 2 गुना 100 200%, तो रेट कितना हो जाएगा? दर 200%। देखिए कहां है 200%? है ना 200%। तो इस ढंग से बड़ा अच्छा प्रश्न था ये, और अच्छा प्रश्न हमारे पास है। क्लास लंबी होती चली जा रही है, इसलिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें। बड़ा अच्छा हम लोग आगे चल रहे हैं, डे टू डे एक अच्छा टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं, और हर तरह के प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कल फिर कुछ और हमारे पास प्रश्नों का संकलन है, संग्रह है। हम उन तमाम प्रश्नों के साथ कल हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने आएंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज की अगली क्लास, तब तक के लिए आपसे जुदा होते हैं, इजाजत दीजिए, वक्त हो गया है जाने का, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।